हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी गद्य, हिंदी नाटक और रंगमंच, बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपकी सारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट का रिवीजन होने वाला है। निबंधात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न आपके यहीं से रिवाइज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो अब अपन पढ़ेंगे जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें जो प्रश्न होता है आपका लहरों के राजहंस नाटक की प्रमुख थीम और ऐतिहासिकता पर आपको प्रकाश डालिए। तो देखो, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा आपको अपन शेखावाटी के विद्यार्थी हो, आप लगभग शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, तो मारवाड़ी में आपको सारी की सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो ये जो नाटक लिखे हुए हो, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखे हुए हो और हिंदी नाट्य साहित्य है वो सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। अच्छा, इन नाटक में ये बताई गई है कि महात्मा बुद्ध है, जब वो अपना घर त्याग कर देवा है, तो उसका बाद में उसका घर त्याग करने के बाद में उसने महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्याग करना का बाद में महात्मा बुद्ध तो क्या है कि भाई अपना जो निर्वाण प्राप्त मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिया है, एक तरीका से ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है। लेकिन वो ई मार्ग का बारे में अपनो भाई है नंद, उनने भी बतावा है, तो उनको भाई नंद है वो भी के प्राप्त करना चाहा है, महात्मा बुद्ध के साथ इसी मार्ग पर जाना चाहा है, लेकिन उनकी पत्नी है सुंदरी बाउन जान कुंदे। तो ये चीज का द्वंद्व में हर समय जो नंद है वो गुजरतो रहे। तो इको पर ये जो नंट है, जो नाटक है लहरों का राजहंस, उसकी रचना करी गई है। अच्छा, इम के कही गई है, चाहे एक जो राजहंस है ना, हंस है, वो हंस दो लहरा के बीच में फंस जाना, इस हिसाब से जो नंद है वो दो नावा के बीच में, मतलब दो लहरा के बीच में फंस रहे। एक तरफ वो उसको मन है वो अटक रहे अपनी पत्नी के प्रेम में, दूसरी तरफ जो जो महात्मा बुद्ध है उसको जो ज्ञान की प्राप्ति को मार्ग है वो उन भी प्राप्त करना चाहा है। तो इन नाटक के अंदर एक व्यक्ति के अंदर नंद के द्वारा मोह और त्याग के बीच का द्वंद्व के बीच में जो संघर्ष है उन बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रकट किए हुए हैं। खास बात यह है कि उनके जो ये मोहन राकेश है, इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का तो उपयोग किया है, लेकिन सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो एक नाटक की जो खूबसूरती होती है उसमें पात्रों को बहुत ही सजीव तरीकों दिखाया जाए, बस सारी की सारी रचनाएं के अंदर दिखाई गई है। अब बढ़े अपन आगे की तरफ ऐतिहासिकता के बारे में। तो ऐतिहासिक यही है कि जब नाटक में जो महात्मा बुद्ध है वह उसका जीवन से जुड़ी हुई घटना है। इनके महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो घर छोड़ दे, तो बाद में वो को छोटो भाई है नंद ने, उन्हें भी इन मार्ग पर भाई ई मार्ग पर जो ज्ञान का प्राप्ति का मार्गों पर चालन के लिए प्रेरित करे। लेकिन जो नंद है वो अपनी पत्नी सुंदरी है उसका प्रभाव में, मतलब उसका प्रेम में आसक्त रहे। मोहन राकेश हैं, उनके द्वारा जो मोहन राकेश भाई उन्होंने इसी घटना के आधार पर इस नाटक की रचना की है, जिसमें जिनके नंद एक तरफ तो अपना जो अपना भाई है महात्मा बुद्ध उसके तरीके से ज्ञान की प्राप्त की मार्ग करना चाहा है, दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी की प्रेम में आसक्त है। तो इस चीज़ का जो मानसिक द्वंद्व के दिमाग में हर वक्त चलते रहे। लेखक की एक खूबसूरती है कि उन्होंने सिर्फ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि मानवीय घटनाओं का भी प्रयोग किया है। आपको भी पढ़कर अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भावनाओं की बात हो रही है, तथा प्रेम और त्याग का संघर्ष दिखाया गया है, और एक इंसान के जीवन में कहीं वो अपने संघर्ष के बीच में फंस जाए वह चीज़ भी दिखाई गई है। और आज भी अगर आप इस नाटक ने पढ़ो तो उतना ही प्रासंगिक आपको दिखाई देता। आपके जीवन में भी अगर आप मान लो आप कुछ हटकर जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो आपके भी जो समाज हो गया, घर हो गया, आप भी खुद इस प्रकार के संघर्षों से काफ़ी बार गुजरते हो। तो इसी प्रकार के मानसिक द्वंद्व को इस नाटक के अंदर दिखाया गया है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम में क्या है, पहला पॉइंट है मोह और त्याग का द्वंद्व। तो इस थीम की खूबसूरती, मतलब इन नाटक की खूबसूरती यही है कि एक अंदर जो एक तरफ मोह है, मतलब नंद के द्वारा अपनी पत्नी का प्रेम में मोह है, और दूसरी तरफ वो त्याग करना चाहे इस संसारिकता को, उसके बीच में वो फंसे हुए हैं। जिस इनके दिखाया गया जहाँ एक व्यक्ति है, जहाँ एक हंस है, वो दो लहरा के बीच में फंस जाए, उसी तरीक़े से एक तरफ जो नंद है वो संसारिक सुख की लहर है उसकी तरफ, और दूसरी तरफ उनकी त्याग और आध्यात्मिकता की लहर है, हर दुनिया के बीच में वो फंस रहे नंद।
दूसरा क्या है, पुरुष और स्त्री का संघर्ष। तो इन नाटक में यह दिखाया गया है कि जो मतलब जो भाई नंद है वो तो क्या है कि अपना भाई की तरह घर त्याग करके अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहे, लेकिन बहू की पत्नी सुंदरी है कि बात चाहे कि भाई नंद मेरे पास ही रहे, मेरे से दूर नहीं चाहे। तो यही दोनों दोनों के बीच में जो रिश्तों की जो जटिलता है, संघर्ष है, दोनों का भावनात्मक रूप से जुड़ाव है, उस संघर्ष को इन्होंने दिखाया है। अगले नंबर प्रश्न की बात करें, अपूर्णता का बोध। तो नाटक में जो सभी पात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अधूरापन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो नंद है वो महसूस करता है कि वो घर पे रहते हुए भी उसका मन घर पे नहीं लगता है, वो भी अध्यात्म को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो अधूरा है। और सुंदरी चाहती है कि उसका पति नंद है वो उसके पास होते हुए भी उसके पास पूर्ण रूप से नहीं, वो अध्यात्म से जुड़ना चाहता है, तो इसलिए वो भी खुद को अधूरा महसूस करती है। तो दोनों के बीच में, नाटक के पात्र में, दोनों के प्रेम में कहीं ना कुछ अधूरापन दिखाई पड़ा है। अगले पॉइंट की बात करूं, सत्य की तलाश। नाटक नंद की उस यात्रा को दिखाता है जहां पर सत्य और शांति की तलाश निकलता है। तो यही है कि इन नाटक में यही चीज दिखाने की प्रयास करी है कि जो नंद है वो प्रयास है कि वो कुछ वो मार्ग ने प्राप्त करे जिससे सत्य और शांति है वो मिल सके। वो अपनी पत्नी और अपने राजसी जीवन को छोड़कर उस रास्ते पर जाना चाहता है। तो यही दिखाई गई कि भाई वो रास्तों और ये जो पत्नी है इस जीवन को छोड़कर वो एक जो महात्मा बुद्ध जी रास्ता पर चले, वो रास्ता पर चालना चाह रहा है। तो अब बात करेंगे अपन निष्कर्ष की। लहरों के राजहंस ऐतिहासिक नाटक होने के बावजूद आधुनिक जीवन के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दिखाता है। तो आज के समय जो अपन बात करते हैं ना, मेंटल जो हेल्थ की बात की जाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मोहन राकेश और सौंदर्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में मोह और त्याग के बीच में हमेशा एक चुनाव करना पड़ता है। तो यही मोहन राकेश की एक खूबसूरती, उन्होंने देखो कितनी खूबसूरती से ये बताया कि जब आप मोह को त्यागते हो तो आपको हमेशा मोह और त्याग के बीच में हमेशा एक चीज़ को त्यागना था। जैसे पढ़ाई करनी शुरू करी तो अब थान फोन छोड़ना पड़े ना, है ना, फोन से थान मोह हो, लेकिन अगर थान कुछ अचीव करना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग क्या को करे? मोबाइल को करे। लेकिन अभी तो थे मोबाइल पे पढ़ रहे हो, इस पे पढ़ो। यह नाटक रिश्तों की जटिलता और इंसान के मन की गहराई को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन नाटक में क्या है, रिश्तों की जो जटिलता होती है, रिश्तों के बीच में जो संघर्ष दिखाई पड़ता है और इंसान के मन की गहराई को समझाने का इन्होंने क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कि ये दिखाया है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश करी, रिश्तों की जटिलता, रिश्तों का संघर्ष है वो हमारे बीच में हमेशा ही आता है। गलती किसी व्यक्ति की भी नहीं होती है, जो जीवन में कुछ अलग करना चाहता है उस व्यक्ति की भी गलती नहीं होती और परिवार और घर की भी गलती नहीं होती। सबका अपने अपने रूप से भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो हमारा हर तरफ से भलाई चाहते हैं, लेकिन जीवन में आपको काफ़ी बार त्याग करना ही होता है अगर आप जीवन में कुछ एक स्तर से उच्च स्तर का कुछ प्राप्त करना चाहते हो। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अब अगले वाले जो प्रश्न की बात करें, लहरों क्या राजहंस संवाद योजना की विशेषताएं बताएं। तो इसमें संवाद किया गया है दोनों के बीच में, नंद में और सुंदरी में, जो दोनों के बीच में जो संवाद आपस में बातचीत की जाती है उसकी क्या क्या विशेषताएं मोहन राकेश ने अपने जो नाटक है उसमें कितनी खूबसूरती के साथ उनको प्रस्तुत किया है, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, देखो मोहन राकेश के द्वारा जो लहरों का राजहंस जो नाटक है, इसमें संवाद को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। क्या दिखाया है, इन नाटक में जय जय संवाद मतलब आपस में बातचीत आगे बढ़े हैं, तो पात्र हैं जो कहानीकार का जो इस कहानी में जो पात्र हैं नंद और सुंदरी, उनका मन की गहराई मतलब उनका मन में क्या चल रहे है, उनका आंतरिक संघर्ष, जो उनका मस्तिष्क में जो हर समय विचार हैं, उनको जो संघर्ष चल रहे एक दूसरा के प्रति कि नंद घर छोड़ना चाहो, सुंदरी उन छोड़न कूदे, उस चीज़ को और उनकी भावनाओं को उजागर करते हैं। तो वही भावनाएं हैं वो अपने नाटक के माध्यम से उनको उन पात्रों को अपनी जगह रखकर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया है। संवादों के माध्यम से नाटक ने मोह और त्याग के बीच के मोह और त्याग के द्वंद्व को जीवित किया। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में जो नाटक में मोह और त्याग के बीच में जो हर व्यक्ति के जीवन में सदैव जो द्वंद्व चलता रहा है उन्हें प्रकट करने की कोशिश करी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, संवाद योजना की प्रमुख विशेषताएं। तो जो उन्होंने बातचीत करी है आपस में, जो उनको संवाद है इन नाटक में जो भावनात्मक रूप से पेश करे गए उसकी क्या खूबसूरती है उन आपा देखाना। पहला है मनोवैज्ञानिक गहराई। तो जो मनोवैज्ञानिक गहराई क्या है कि मतलब उनका मन में के विचलन चल रहे हैं, के वह परेशानी से गुजर रहे हैं, वो परेशानी ने के साबू दिखाई हुआ है।
तो नाटक के संवाद पात्रों के मन की उलझनें बहुत ही गहराई से दिखती हैं। तो नाटक में जब आपस में बातचीत करी जाए तो उन दोनों का जो मन में जो उलझन चल रही है, उन दोनों के मन में जो विचार चल रहे हैं, जो बहुत परेशान है उनकी विचार से, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। नंद व सुंदरी के संवाद और मानसिक स्थिति और उनकी सुरक्षा को और इच्छाओं को साफ दिखाया जा सकता है। तो उनका दुनिया के बीच में जो मानसिक स्थिति है, असुरक्षा मतलब एक दूसरा ने खोने की जो भावना है, बा और इच्छा मतलब हर दोनों की अपनी अपनी इच्छा है। नंद ने अपना घर त्याग करना है, सुंदरी ने उन प्राप्त करना है। तो दुनिया के बीच में जो इच्छा है, उनके बीच में भी एक द्वंद्व है वो दिखाई पड़े है। नंद के संवादों में असमंजस और संशय है। तो जो नंद है वो घर छोड़ना भी चाहे लेकिन छोड़ भी कौन रहा पा रही हो, तो ये असमंजस्य है और संशय में कि भाई अगर वो छोड़ जाओ तो वो फैसला सही होगा गलत, संशय में वो हमेशा पड़े रहे। जबकि सुंदरी के संवाद में अधिकार, प्रेम और इच्छा दिखाई देता है। तो एक आम पत्नी की तरह सुंदरी के जो आपके भावनात्मक रूप में आपको अधिकार, अपने पति के प्रति अधिकार, प्रेम और इच्छा की भावना आपको दिखाई पड़ती है। अगले वाला पॉइंट है काव्यात्मक और प्रतीकात्मक। तो काव्यात्मक और प्रतीकात्मक क्या है? काव्य है जो ये नाटक की रचना करी गई है, इन कुछ जो कवि है, जो पात्र हैं, उन के बीच में जो बातचीत हो रही है उनमें काफ़ी बार कुछ प्रतीका को रूप दिया गया है। जहाँ हंस को प्रतीक दे दियो, प्रकाश को प्रतीक दे दियो, अंधकार को प्रतीक दे दियो। तो वह क्या चीज़ दिखाई, वह मतलब आया को नहीं कि भाई नंद ने और सुंदरी, नंद ने हंस को रूप दिया तो वो हंस बन गो, ना वो बतायो है कि कहीं एक हंस है वो दो लहरा का बीच में फंस जाए तो कोई समझ में को नहीं आ, इन न जाऊँ कि इन न जाऊँ। आई नंद का भी यही समझ में को नहीं कि मन कठिन कौन सो फैसलो लेना चाहिए। तो यही है लेखक ने कविता ने सुंदर बनाने के लिए कई बार यहाँ का शब्द को प्रयोग करना पड़े हैं। इन कौन सा शब्द को प्रयोग करे हुए है? राज हंस शब्द को प्रयोग करे हुए, लहरे को प्रयोग करे हुए और अंधकार और प्रकाश जैसे शब्द को प्रयोग करे हुए है, ताकि क्या है इस जो पात्र हैं उनका मन में के चाह रहे, मन की स्थिति क्या है वह और भी खूबसूरती के साथ पता चले। समझ में आ गया? तो अगर कोई व्यक्ति ने जहाँ खुशी में दिखाना तो आप प्रकाश शब्द को प्रयोग कर सका, खुश तो उदास दिखाना तो अंधकार जाए शब्द का प्रयोग कर सका। तो यही जाए का शब्द है ना, ये कहीं इंसान की मन की जो भावना है उन बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखा सके हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने जब आया की चीज़ पढ़े ना, जब आदमी ने सोचने के लिए मजबूर हो जाए और सोचा जाए इंटरेस्ट बढ़ा वो चीज़ में, तो यही होता है। उदाहरण के लिए नंद खुद को उन लहरों के बीच में फंसा हुआ राजवंश मानता है जहाँ एक तरफ मोह और दूसरी तरफ त्याग है। तो मैंने काफ़ी बार बता दिया कि यहाँ पर जो राजहंस है उसका प्रतीक बताया गया कि एक तरफ तो मोह वाली लहर में फंस रहे हो, एक नाका फंस रहे हो त्याग वाली लहर में। उनको समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी लहर में तैरा। 3 नंबर पर्सन की पॉइंट की बात करें, संवाद और द्वंद्व। तो दोनों के बीच में जो बातचीत होती है ये, या जो नाटक में जो बातचीत दिखाई गई नंद और सुंदरी के बीच में, या सिर्फ आपस की बातचीत ही को नहीं, लेकिन वो बातचीत में उन दोनों को आपस में संघर्ष दिखाई दे के है, एक तरीके की लड़ाई दिखाई दे पड़ा है अपने अधिकार के प्रति। दोनों ये एक दूसरे सही साबित करने की कोशिश करें कि भाई के तो सुंदरी नंद ने कहा कि भाई तू रुक जा, और इली साइड में जो नंद है वो केहू दूर जाना चाहे। तो संवादों का यही टकराव ही नाटक को गति देता है, और यही जो टकराव है आपस में दोनों को भावनात्मक, दोनों को विचारात्मक और दोनों को अधिकार का जो टकराव है वही दोनों के बीच में नाटक को एक खूबसूरत प्रस्तुति की तरफ लेकर जाता है। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, संवाद में मौन और अंतराल। तो जो नाटक है, ये नाटक में आया को नहीं कि मतलब दुनिया के बीच में लड़ाई हो रही है, दुनिया के बीच में लगातार संवाद चल रहे, ना। थोड़ो सो कदे नाटक के बीच में अंतराल भी दिखाई पड़े है ना, थोड़ा मौन भी दुनिया के बीच में दिखाई दे है। तो यही चीज़ है कि नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही हुआ है कि उनके अंदर जब वो मौन ही आपस में, जब भी बहुत सी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे ने कह रहे हैं, इससे क्या है एक दूसरा के बीच में वह मौन और जो बेबसी है, जो अंतराल दिखाई दे, उनकी खूबसूरती है वो है कि एक दूसरा के बीच में जो निराशा दिखाई दे, एक दूसरा ने बात दिखाई दे रही है उनकी एक दूसरा के प्रति बेबसी और संवादहीनता, मतलब वह चाह के भी कुछ कुन कर पा रहे हैं, इस चीज़ की निराशा और बेबसी उनमें दिखाई देते हैं। यह पात्र को भीतर के संघर्ष को और भी गहरा बना देता है। और जब कोई इंसान चुप हुआ है, गुमसुम रह जाए, इसको क्या अर्थ हो भाई कि वो थोड़ा दुखी है, वो मन में कुछ ना कुछ अजीब सा विचार चल रहे हैं, तो यही चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश करी है कि वो चुप नहीं है बल्कि उनके मन के अंदर जो लगातार संघर्ष है वो
बहुत ही गहराई से चल रहे हैं लगातार। अगले वाला पॉइंट है पात्रानुकूल संवाद। तो नाटक के संवाद पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार है। तो नाटक में जो बातचीत करी गई है ये पात्रा का जया को व्यवहार आपस में उस हिसाब से बातचीत करी गई है। सुंदरी का संवाद तेज, भावुक और अधिकार भरा है। तो सुंदरी का जो आप नाटक में जो प्रभाव देखते हो, जो संवाद किया गया है, वो एक आम पत्नी की तरह कैसा है, तेज भावनाओं से भरा हुआ, और उसको अपने पति के प्रति वो अधिकार जताती हुई दिखाई देती है। उसकी सबसे मजबूत इच्छा शक्ति है, और उसकी इच्छा शक्ति भी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ा है। वह नंद के संवाद धीमा, संकोची और द्वंद्वपूर्ण है। तो जो नंद है उसको जो संवाद है वो क्या को है, बहुत ही संकोच में भरे हुए है, मतलब वो द्वंद्व में उलझ रहे हर वक्त कि वो उनके ये चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का द्वंद्व में वो फंस रहे हैं। जो उसकी क्या इच्छा शक्ति ने कमज़ोर करते हुए दिखाई दे कि भाई वो काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, यही चीज़ों की आपस में वो मनोभावना में फंसते हुए दिखाई दे पड़ रहे हैं। लहरों के राजवंश संवाद योजना मोहन राकेश की सबसे बड़ी कलात्मक सफलता है। तो लहरों का राजहंस में जो वो बातचीत संवाद ने इतनी खूब, देखो एक ऐतिहासिक घटना पे जो नाटक है, लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है, ऐतिहासिक घटना नहीं होगी बल्कि उसकी संवाद है। उन दोनों की जो बातचीत है अपनी भावना ने बहुत ही खूबसूरत तरीका से जो वो दर्शाया है, बाही जो यो नाटक है उसकी खूबसूरती है। उन्होंने संवाद के माध्यम से ऐतिहासिक कथा और आधुनिक और मनोवैज्ञानिक आयाम दिया है। तो वो अपने संवाद का माध्यम से जो ऐतिहासिक कथा ही उनको आधुनिक और मनोवैज्ञानिक आयाम दिया। तो उन्हें जो मनोवैज्ञानिक रूप से आधुनिक रूप से के दिया है आयाम दियो है। नाटक के संवाद सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि पात्रों के मन को उलझने समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यही है नाटक में जो आपस में बातचीत है सिर्फ सुनने के लिए को नहीं बल्कि अगर एक नाटक की थोड़ी गहराई में जाओगा तो उन दोनों के बीच को संघर्ष था ने बहुत ही विस्तारपूर्वक समझाई देगा। अगले वाले पॉइंट की बात करें, नाटक के नायक नंद और नायिका सुंदरी के चरित्र के विश्लेषण कीजिए। तो नाटक में जो नंद है और जो नायिका सुंदरी है उनका चरित्र की क्या थने विशेषता बतानी, भाई दोनों को क्या क्या चरित्र है, दोनों का उस पात्र में उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं उनका बारे में थने बताना है। नाटक के जो नायक नंद और उन दोनों की अपन चरित्र विशेषताएं देखेंगे। तो इसमें क्या है, मोहन राकेश के जो नाटक होता है लहरों के राजहंस, उसमें नायक नंद और नायिका सुंदरी उसका जो चरित्र उसको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह दोनों केवल ऐतिहासिक पात्र ही नहीं है, तो ये दोनों हैं, ये कोई ऐतिहासिक पात्र ही को नहीं बल्कि आधुनिक मनुष्य जो आज के समय का जो आदमी के मन में जो द्वंद चलता रही ना कि वो एक तरफ वही कमाने जाए या फिर जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, तो वो एक तरफ है को घर की परिस्थिति घर परिवार रहे, एक दूसरी तरफ उसका सपना रही, तो वो भी आज के समय हर एक मानसिक परिस्थिति या मानसिक द्वंद्व से गुजर तो रहे। बाही स्थिति या उड़े की के नायक नंद और सुंदरी की दिखाई पड़े है। नाटक इन्हीं दोनों को मन में चल रहे संघर्ष और आपसी रिश्ते पर केंद्रित है। और नाटक है ना, नाटक की खूबसूरती यही है कि वो इन दोनों का जो आपसी संघर्ष चल रहे और उन दोनों की रिश्ते पर केंद्रित है। तो इसमें सबसे पहले अपन जो चरित्र चित्रण देखेंगे नायक नंद का। नंद के चरित्र चित्रण की बात करें तो जो नंद है वो उसका जो चरित्र है वो नाटक का सबसे मुख्य बिंदु वही है। वह ऐसा व्यक्ति है जो एक दूसरे की दो अलग अलग दुनियाओं के बीच में होते हुए भी फंसा हुआ है। पहले वाला पॉइंट है मोह और त्याग के बीच का द्वंद्व। तो नंद अपने बड़े भाई गौतम बुद्ध का द्वारा जो मार्ग बताया गया त्याग को उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और वो चाहे कि वो भी आपका भाई की न जाके ज्ञान की प्राप्ति या फिर जो अध्यात्म की प्राप्ति करना चाहे है। लेकिन अब वो है कि दूसरी तरफ अपनी पत्नी ने भी खुश रखना चाहे तो वो उसका मुंह में भी फंसे हुआ है। तो यही जो द्वंद्व है इसका कारण वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जिन के रूप में दिखाए गए हैं उनके दिखाए गए हैं आपने एक राजहंस जो दो लहरा के बीच में फंस रहे ई रूप में उन्हें प्रस्तुत किए हुए हैं। जहाँ एक तरफ घर परिवार भोग और परिवार को जीवन है, दूसरी तरफ कौन सा लहर है शांति और वैराग्य को मार्ग है। अगले वाला पॉइंट है तो वो दुनिया का द्वंद्व में फंसे हुए अगलों के असमंजस और संशय। तो नंद पूरा नाटक में ना पूरा का पूरा नाटक में वो ही स्थिति में फंस रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। यही चीज़ दिखाई गई कि नंद का जो करेक्टर है वो कैसा है एकदम असमंजस्य में फंसे हुए हैं। तो एक तरफ वो अपने पत्नी का प्रेम उन भी खुश करना चाहो, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध की जो विचार सभी वो भाग नहीं पावा है। वो चरित्र है वो नाटक में कहें को है द्वंद्व भरो
आया कोई इंसान जो कमज़ोर थोड़ो फैसला नहीं ले पा रहा, कमज़ोर इच्छा शक्ति। नंद ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा करने की शक्ति की कमी है। तो नंद है वो करना तो चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों? उसके अंदर उसकी इतनी दृढ़ इच्छा है, वो इच्छा शक्ति बहुत मजबूत नहीं है जितनी भगवान बुद्ध की थी। वो मन में कुछ चाहता है लेकिन बाहरी दबाव और परिस्थितियों के कारण अपना रास्ता नहीं चुन पाओ। तो यही दिखाई गई कि वो भी रास्ता चुनना चाहो अध्यात्म को, लेकिन वो चुन कौन पावे, क्योंकि क्यों कौन चुन पावे? क्योंकि ऊपर परिस्थिति ही जो घर परिवारों को दबाव भी रहे, उस दबाव में वो कमज़ोर पड़ जाओ है और वो जो रास्ता वो चुनना चाहो वो कौन चुन पावे। यह चरित्र आधुनिक मनुष्य की कमजोरी को भी दिखाता है, और यही चीज़ अपने जो आम आज का समय को जो मनुष्य है उसके भी यही कमजोरी है। काफ़ी बच्चों को आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों को सुना, भाई मैं तो फलाना काम करता हूँ, मैं बहुत तगड़ हुई काम है, लेकिन कौन पर कर पाई? क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ की रही थी। तो यही है कि आपकी इच्छा शक्ति की कुछ उसमें कमजोरी भी रहती है परिस्थितियों के साथ साथ। अगले वाला पॉइंट है अपूर्णता का बोध। तो नंद अपने जीवन में, नंद ने भाई अपने जीवन में वो अध्यात्म नहीं प्राप्त करना चाहा है, तो इससे उसका जीवन में हमेशा क्या खालीपन उन महसूस हुआ है। उसका जीवन अधूरा है, वह किसी भी दुनिया को पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाता है, और उनके को जो जीवन है वो उन ही चीज़ का वजह से बहुत ही ज़्यादा अधूरा महसूस हुआ है, और वह किसी भी दुनिया से पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाता है। और वो ना तो इन्होंने इली साइड में जा पाओ कि अध्यात्म ने प्राप्त कर पाओ, ना ही वो इली साइड में जा पाओ कि अपनी पत्नी का प्रेम में रहे, या फिर घर गृहस्थी ने अच्छे से चला पाओ। दुनिया में कोई सी चीज़ वो अच्छे से कौन कर पाओ। नायिका सुंदरी है, उसका चरित्र चित्रण की बात करें तो जो नायक है नंद, उसके विपरीत एकदम नायिका का जो चरित्र है वो क्या है, वो एकदम शक्तिशाली है, वह एकदम दृढ़शाली महिला है जो अपने प्रेम और अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई देती है। नायिका की बात करें तो पहला पॉइंट है प्रेम और अधिकार की भावना। तो सुंदरी अपने पति नंद से बहुत अधिक प्रेम करती है। जो सुंदरी है वो अपना जो को पति है वो नंद से बहुत अधिक प्रेम करे, और वो किसी से बात पहुँचाओ कि भाई वो और कहीं कन जाओ या उससे दूर हुआ है, वह नंद को पूरी तरीके से अपनाना चाहती है। तो वो क्या है कि वो जो नंद है वो क्या है कि वो आदि विचारिक जो दृष्टि से मतलब महात्मा बुद्ध की तरफ आकर्षित है, वो मार्ग की तरफ आकर्षित है। तो बात कौन सा हो कि वो उठिन ज़्यादा आकर्षित है, वो पूर्ण रूप से उसके प्रति आसक्त रहे, इस चीज़ ही बात चाहे। और जब उसे लगता है कि गौतम बुद्ध नंद को उससे दूर ले जाना चाहते हैं तो अपने अधिकारों की लड़ाई करती है। तो जब उन बेरोपाटा के महात्मा बुद्ध लेके जा रहे हैं तो है मना करते हैं ना कौन जाना, तो वह अपने अधिकारों के लिए क्या है अपने लड़ाई करती हुई दिखाई देती है। आत्मविश्वास और दृढ़ता। सुंदरी नंद की तरह कमजोर नहीं है, जो सुंदरी है वह नंद की तरह के कमजोर नहीं दिखाई पड़ती है, वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई है और अपनी सुंदरता पर उसे गर्व है। तो वह कमजोर नहीं है, वह पूरे एकदम कॉन्फिडेंस होगा अंदर पूरों को पूरो, और वह नंद को मोह पोष में बात कर रखना चाहती है, इसलिए वह हर संभव प्रयास भी करे ही चीज़ को। ईर्ष्या और क्रोध। जब सुंदरी को यह एहसास होता है कि नंद का मन उससे दूर हो रहा है, तो उन जब इस चीज़ को महसूस हुआ कि नंद भाई धीरे धीरे महात्मा बुद्ध को जो मार्ग है वो का तरफ अगर आकर्षित होता जा रहा है, तो उसका अंदर इस चीज़ में क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या और क्रोध की भावनाओं के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। वह महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करती है, तो वो महात्मा बुद्ध से इस चीज़ के लिए ईर्ष्या कर है कि वाह भाई मैंने धीरे धीरे उससे दूर लेते जा रहे हैं। उन्होंने उसको पति से उससे दूर किया, इस चीज़ का उससे पूरी तरीके से ईर्ष्या हो जाती है। अहंकार और पतन। नाटक के अंत में सुंदरी का अहंकार टूट जाता है, नंद उसे छोड़कर चला जाता है, तो उसे एहसास होता है कि वह अकेला कुछ नहीं है, उसका ये पतन उसे एक यथार्थवादी और मानवीय पात्र बनाता है। तो इस चीज़ में क्या हुआ है भाई, जो सुंदरी है एक न एक दिन एक वक्त का बाद में नंद उन छोड़ के चले जाए, तब उन जीवन की वास्तविकता का वास्तविकता को बेरो पाता है कि भाई इस जीवन में अपनापन जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, और यही चीज़ उसको क्या है एक यथार्थवादी और मानवीय पात्रों के बारे में पता चलता है। साथ के साथ उसको ये चीज़ भी पता चलती है भाई जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति के कारण ही जीवन नहीं चल सकता, जीवन में और भी खूबसूरत चीज़ें हैं। निष्कर्ष की बात करें, नंद और सुंदरी एक दूसरे के पूरक मतलब एक दूसरे के समानार्थी हैं। नंद का चरित्र आधुनिक व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों को दिखाता है, तो जो आज के समय के जो व्यक्ति के अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं वो दिखाया है, जबकि सुंदरी का जो चरित्र है वो प्रेम और अधिकार और अंधकार की जो
अहंकार की जो लड़ाई वह दिखा है। तो जो एक आम पत्नी की तरह जो सुंदरी का जो चरित्र है उसके प्रेम, अंधकार, अहंकार और अधिकार की लड़ाई के बीच में उन्हें दिखा है। दोनों ही माध्यम से मोहन राकेश ने मोह और त्याग की सार्वभौमिक की लड़ाई को एक नया आयाम दिया है। और दोनों पात्रों को मोहन राकेश ने इतनी खूबसूरती के साथ अपने नाटक में जड़ा है, इतने खूबसूरती के साथ उनके जो पात्रों की रचना की है कि ऐसे लगता है कि वास्तविक हो, और साथ के साथ मोह और त्याग के बीच के जो संघर्ष जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी वो उससे जरूर जूझता है, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किया है। तो अगले वाला जो आपके सामने जो एकांकी है, उस सर एकांकी में मध्य वर्गीय जीवन पे एक झांकी को प्रस्तुत कीजिए। तो देखो भुवनेश्वर जो कवि हैं, उनके लेखक हैं, उनके द्वारा उस सर नामक एक जो हिंदी साहित्य की रचना की गई। अच्छा, ये रचना क्या है, इसकी खास बात क्या है, जो आज के समय जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उसके जीवन में किस किस प्रकार का संघर्ष होता है, वो उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दिखावे की ज़िंदगी वो जीते हैं। काफ़ी लोगों को देखा हो ना, उनके पास कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उन लोगों के जीवन के बारे में इस चीज़ को दिखाया है कि उनके पास है कुछ नहीं, खालीपन है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथ के साथ वो बातें क्रांति की करेंगे, बातें समाजवाद की, समाज की प्रगति की करेंगे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो भी समाज में पूंजीवाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर अमीर बन सकें। तो ये जो समाज के अंदर जो एक बातें और जो हकीकत है, उन दोनों में जो विपरीत जो भावनात्मक द्वंद्व है उसको दिखाया है। साथ के साथ उन्होंने जो उस शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द का क्या होता है, बंजर भूमि। इसका अर्थ क्या है, जो पात्र हैं उनका जो वास्तविक जीवन है उसमें क्या है, एक खालीपन है और व्यर्थ का जीवन के रूप के प्रतीक में उन्होंने दिखाया है। भुवनेश्वर ने जो मध्यवर्गीय जीवन है उन जगह का खोखलोपन दिखाओ और मानसिक तनाव के बीच में जो कड़ी है उसने जोड़ने को प्रयास करिए कि कहीं एक जो आम व्यक्ति को, मध्य वर्गीय जो व्यक्ति है उसको जीवन में कहीं खोखलोपन रहे, कहीं दिखाओ कि वो जिंदगी जीवा है, और कहीं उसका जीवन में मानसिक तनाव है, उन्हें दिखाने की बहुत ही खूबसूरती से दिखाने की प्रयास करो है। पहला पॉइंट है मध्यम वर्गीय जीवन की झांकी। तो उसमें क्या दिखाया है, पहला पॉइंट है खोखलापन और दिखावा। तो एकांकी के जो पात्र हैं जिनके नाम तक नहीं है, मतलब ये जो एकांकी है उन पात्र का नाम तक उन लिया गया, वह आपस में कला, संस्कृति, समाजवाद जैसी क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जितना भी जो पात्र हैं वो आपस में के बात की नहीं कहानी के अंदर कि भाई मैं समाज में क्रांति लाता है। कई लोगों को देखो कि भाई मैं तो नहीं नेता जाना, मैं तो यो कर देता हूँ, तो वो यही करने वाला बात ही है। और लेकिन वह खुद ने के ये चीज़ दिखा के वह खुद ने बहुत ही ज्ञानी बुद्धिजीवी आदमी माने हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर थे उनको खुद को जीवन देख लो ना लोगों को, तो वह खुद का जीवन में उन्हें कोई चीज़ को ज्ञान को नहीं, वह खुद के जीवन नहीं सही को संभाल पा रहे हैं। तो यही है, उन लोगों की बातें और उनके जीवन की वास्तविकता वो मेल नहीं खाती है। और यही खोखलापन है जो एक मध्यम वर्गीय जो जीवन होता है उसमें दिखाई पड़ता है। उसी चीज़ को भुवनेश्वर ने दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा पॉइंट क्या, पूंजीवादी महत्वाकांक्षा। तो जो ये पात्र ही कहानी के अंदर है, ये क्या आपस में जो क्रांति और समाजवाद की, मतलब कि भाई मैं समाज में ना मैं क्रांति ला देता, मैं होता ना की जगह तो मैं यो कर देता या बदल देता सब क्या, समझ में, तो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वास्तविकता में उन्हें क्या लगा है कि अगर थे भी उस जगह होता तो थे भी यही काम करता, पैसा कमाता, मजा मारता, बस यही चीज़ दिखाने का प्रयास किए हैं। वे अमीर जो यहाँ का लोग वहीं पर भी अमीर बनने और समाज में ऊंचा दर्जा पाने के सपना देखते हैं। तो अगर उन लोगों को उठ जाने को मौका मिले तो वह खुश ही एकदम राजी ही। बात कब तक ही कर रहे हैं, क्योंकि वह उस चीज़ ने प्राप्त कौन कर पा रहे हैं, इकले बाएँ की बात कर रहे हैं। उनका यही द्वंद्व दिखाता है कि मध्यम वर्गीय लोग विचारधाराओं की बातें तो करते हैं। तो यही चीज़ दिखाई गई, यही द्वंद्व दिखाए गए है कि जो मध्यम वर्ग का लोग हुए ना, ये आपस में क्या कि बात तो करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन वास्तविकता में उनकी इच्छा भी क्या है, धन कमा के और सामाजिक सम्मान उन्हें प्राप्त हो, इस चीज़ की वह भी इच्छा करेंगे। बाकुन कहेगी मनी डजंट मैटर्स, वाह वाली बात है। यौन कुंठा और मानसिक तनाव। तो जो एकांकी में जो संवाद है उनमें के एक दूसरा का बीच में जो रिश्ता ही, उनके बीच में भी क्या वास्तविकता नहीं दिखाई दे है, उनमें भी कोई गहराई नहीं है। आपस में क्या है, एक दूसरा प्रतिशत नहीं। तो आजकल को देखो भाई भाई आपस में क्या करें, या करें कि भाई यो ज़्यादा प्रगति नहीं कर जा, इकन ज़्यादा जमीन नहीं हो जाए, इकन ज़्यादा धन नहीं हो जा। तो बातचीत दिखाई है कि वह आपस में लोग क्या करें, एक दूसरा को शक कर बकरी और एक दूसरे पर ईर्ष्या होना एक दूसरा से। वे कुंठा और बौद्धिक बातों और दिखाओं को पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। बाहर न जाएगा जो तो कहेंगे भाई मारे भाई जिसो भाई को नहीं, मेरा माँ बापा जिसो वो को नहीं, और लेकिन पीछे एक दूसरा की क्या करता नहीं एक दूसरा की बुराई करता नहीं। तो यही चीज़ है, उनकी कुंठाएं हैं, जो उनकी ईर्ष्याएं वो बौद्धिकता की बातों और दिखाओं के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। तो जो उनकी जो बढ़िया बात करी समय, वह उनकी जो ईर्ष्या है उन छिपाने के लिए है कि बातचीत करी जा है।
समझ में आ गई। जो थारी ज़्यादा बढ़ाई करे तो समझ लियो कठे ना कठे को गड़बड़ चाल रही है। रिश्तों का बंजरपन। एकांकी का नाम एक उसर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें पात्र पात्र के रिश्ते भी बंजर और बेजान लगते हैं। तो ये जो कहानी है इन उसर को नाम इसलिए रखे गए है क्योंकि रिश्ता ही वह बंजर और बेजान दिखाई पड़े हैं। लोग हैं भाई एक दूसरे का एक घर में रहे हैं लेकिन एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत दूर हैं, एक दूसरे के पास रह के भी लेकिन भावनात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा दूर दिखाई पड़े हैं। यही उनसे सिर्फ बातचीत होती है, रिश्ता नहीं है। तो यह क्या चीज़ दिखाओ कि उन सबके बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन रिश्तों अच्छे से नहीं है। अकेलेपन और रिश्ते के खालीपन जो मध्यम वर्गीय समाज की गंभीर समस्या को दिखाई देता है। तो इस चीज़ में यही दिखावा कि जो हमारा समाज है उसके बीच में जो रिश्ता और खालीपन है उसको उन्हें प्रस्तुत करने को प्रयास करे हुए हैं। निष्कर्ष की बात करें उसर एकांकी है वो मध्यम वर्गीय जीवन के ऊपर एक तीखा कटाक्ष है। तो उसर नामक जो एकांकी है जो मध्य वर्गीय जीवन है ऊपर एक है कि बहुत ही तीखो कटाक्ष करे गया जिसमें यही दिखाया गया है कि लोग ही बड़ी बड़ी बात करना चाहें, बात करनी समाजवाद की, समाज में कुछ अलग करने की, लेकिन उनकी इच्छा भी वही है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा के महत्वाकांक्षी होके वह भी समाज में सम्मान की प्राप्त कर पाओ। साथ के साथ उनको जो रिश्तों है रिश्ता में भी कठिन कठिन की है ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना दिखाई पड़े हैं। बाहर तो वह एक दूसरे की के नहीं बढ़ाई करें लेकिन पीठ के पीछे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भाव दिखाई पड़े हैं। तो यही चीज़ है ये बात को प्रतीक है कि जो मध्यम वर्गीय जीवन है यो खालीपन और उनको संघर्ष वो कभी भी खत्म को नहीं हुआ। अगले वाला प्रश्न है औरंगजेब की जो आखिरी रात एकांकी के जो कथानक हैं उसके जो ऐतिहासिकता उस पर आपको क्या है टिप्पणी करनी है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा जो एकांकी लिखी गई है औरंगजेब की आखिरी रात, यह आपको पता है हिंदी साहित्य की जो सबसे प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसमें इसमें क्या है कि जो बादशाह मुगल बादशाह औरंगजेब उसके जीवन का अंतिम काल अंतिम क्षण चल रहे होते हैं तो उस समय की जो घटना उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ जो राजा उसको जो मुगल राजा है औरंगजेब वो कितना शक्तिशाली राजा हुआ था लेकिन ये उसके जो शक्तिशाली रूप को नहीं दर्शा के उसके जो कमज़ोर पक्ष है उसको दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो अंतिम समय से गुजर रहा है और उसने उसमें अंतिम जीवन में जो जो कम गलतियाँ की थी अपने पुराने जीवन में उनको वो उनसे वो तो उसने जो जीवन में पिछली गलतियाँ की हैं उसके बीच में वो गुजरता रहता है। अब प्लॉट की बात करें इस कहानी के अंदर तो एकांकी में जो औरंगजेब है वो मृत्यु से ठीक पहले का उसका समय को दिखाया गया है जहाँ पे औरंगजेब के एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। उसकी अंतिम रात है, मरने से पहले की रात में वो अपनी बेटी जीनत उन निसा के पास में बैठा बैठा बातचीत कर रहा है। वो दिखा रहा है कि उसने जीवन में जो जो गलतियाँ की हैं उसके बारे में उन्होंने दिखाया गया है। वो अपने पूरे जीवन को याद करता है जिसने उसको तन्हाई दी, जिसने उसने वो अकेलापन में कैसे उसने जीवन जिया। उसने क्या किया, उसने अपने भाई जैसे दारा शिको है, सुजा और मुराद को मार दिया था। तो आपको पता है जो शाहजहाँ है उसने दारा शिको को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन औरंगजेब ने उसको मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया था। तो उसने जो अपने बचपन जो जवानी के दिनों में दारा शिको है, सुजा और मुराद को मारने का फैसला लिया था उस पर भी उसे अब क्या पछतावा है। और उसे पछतावा है कि उसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे के किले में क्या कर दिया था, कैद कर लिया था। इस चीज़ का भी उसे दुख प्रतीत होता है। जैसे जैसे रात बीतती उसे एहसास होता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया। तो यही है, उसको अब धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि उसने जीवन में जो भी प्रयास किया अब तक, जो भी जीवन जिया वो सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागता रहा। वो क्या थी, सत्ता को पाने के लिए उसने सारी की सारी चीज़ों को अपने जीवन में प्रयास किया। और इससे क्या हो, सत्ता के पाने के चक्कर में उसने परिवार की शांति और खुद की शांति दोनों को उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से खो दिया था। एकांकी जो है औरंगजेब का मन अपने अतीत के बुरे कर्मों को याद से भरा हुआ है। तो एकांकी है जो यह कहानी प्रस्तुत करी गई है एवं औरंगजेब है उन जो अपना जीवन पर बुरा बुरा कर्म कराया वह सारा अब क्या रहे सम आ रहे हैं और वो उन्हें याद कर करके अब दुखी रहे। लेकिन अब क्या फायदा है, अब तो जीवन निकल को सारो यह उसके साम्राज्य में अब जब उसका अंतिम समय, जब अब उसको सभी लोगों की ज़रूरत है, तब उसके अंतिम समय में उसके साथ अब कोई भी नहीं है और वो अकेला है। एकांकी का अंत औरंगजेब की मृत्यु के साथ होता है और एकांकी को जो अंत है वो कद वह है जब या जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाए कब उसके साथ ही जो एकांकी है वो उसकी अंत हो जावा है।
जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के फैसले के बीच में अकेलेपन और निराशा के साथ दुनिया से चला जाता है। तो ये एकांकी में यही दिखाने की प्रयास करिए कि इंसान सारा जीवन में आपका क्या क्या लगे रहे, धन लोभ में लगे रहे, लेकिन और अंतिम समय में वो क्या है, खुद ना अकेलो महसूस करे जदों के पास कोई भी को नहीं रह जाना। तो यह चीज़ हम दिखाने को प्रयास करे गया है। ऐतिहासिकता की बात करें तो ये एकांकी है, या जो एकांकी है यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। तो यह एकांकी है या क्या पे भाई, एक जो प्राचीन घटना थी उसके ऊपर आधारित की गई है। जो एक राजा है औरंगजेब मुगल राज्य को, ऊपर यह घटना लिखी गई है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एक क्रूर और शक्तिशाली बादशाहों में से था। तो थानबेहरा मुगल साम्राज्य को सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक राजा किन माने जाया करो, तो औरंगजेब ने ही माने जाया करो माना जाता था, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक ये करे तो जो अपनो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य में राज करे। तो एकांकी 1707 में के अहमदनगर में उसकी मृत्यु से पहले के आधारित है। तो यह एकांकी है 1707 में जदों की मृत्यु है उन पहले की घटना पर आधारित है कि भाई वो अंतिम समय में क्या महसूस कर रहे हो, जो इतना बड़ो राजा रहो, पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते रहो, अगर कोई बीच में आयो मार दियो, कोई नहीं कौन छोटे बीच में वो राजा को जब अंतिम समय था, जो इतना क्रूर थो, शक्तिशाली थो, कोई नहीं कुछ कौन समझा कर, तो वो राजा को अंतिम समय में वो क्या महसूस करी, वह भावना दर्शाने को प्रयास करे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इस एकांकी को केवल इतिहास बनने के लिए नहीं लिखा है। और जो यह एकांकी है इन डॉक्टर राजकुमार वर्मा है ना, वह एकांकी ने सिर्फ इतिहास बताने के लिए, मैं कि भाई सिर्फ इतिहास में क्या हुई कि घटना बताने के लिए कौन लिखी, बल्कि ऐतिहासिक बल्कि ये दिखा सके कैसे एक शक्तिशाली बादशाह भी अपने जीवन में आखिरी पलों में अकेला और परेशान है। तो यह चीज़ दिखाई गई है कि जीवन में अंत में कोई भी इंसान होता है, उसके चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, कितना भी बुरा कर्म करे, उस व्यक्ति के जीवन का जब अंतिम काल आता है तो उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ रहते हैं, जो उसके अपने लोग वही लोग उसके साथ रहते हैं। अगर आपका व्यक्तित्व बुरा है, व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो आप कुछ दिनों के लिए तो चमक सकते हो, लेकिन आज नहीं तो कल आप परेशानी का सामना करोगे ही। एकांकी में औरंगजेब के मन में जो बातें चलती है वह लेखक की कल्पनाएं हैं। लेखक ने उन काल्पनिक विचारों के माध्यम से ऐतिहासिक पात्र को मनोवैज्ञानिक रूप दिया। तो जो ये औरंगजेब की जो कहानी में जो उसका दिमाग में जो चीज़ चलती रही है, वह एक ही बार लेखक का द्वारा रचना करी गई है। भाई लेखक सोच रहे हो कि औरंगजेब मृत्यु को उतना टाइम के सोचो, वह चीज़ उन्होंने दिखाने को प्रयास किया है। और जो ये लेखक जो काल्पनिक विचार है लेखक का, इम जो का ऐतिहासिक पात्र हैं उन मनोवैज्ञानिक रूप से दिखाने को प्रयास करे हैं, जिससे जो एकांकी है वह और भी ज़्यादा प्रभावशाली लगा है, क्योंकि दर्शक जानते हैं ये कहानी वास्तविक जीवन पर आधारित है। और या क्योंकि अंतिम समय की कहानी है तो यहाँ लगा कि भाई उसका है कि वास्तविक भी बात उसका है, क्योंकि ऐसा ही होता है जब इंसान अकेला होता है तो कुछ ऐसी ही बातें महसूस करता है अकेले में। निष्कर्ष की बात करें, औरंगजेब की आखिरी रात का कथानक एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। तो औरंगजेब की जो आखिरी रात की जो कथानक है, जो कहानी है, वह एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, लेकिन उसका उद्देश्य इतिहास से ज़्यादा इंसान के मन की गहराइयों को दिखाना है। लेकिन उसको जो उद्देश्य क्या है औरंगजेब को, कि वो इतिहास की जो लेखक को, कि वो इतिहास की घटना से ज़्यादा इंसान का मन में के परेशानी, के द्वंद्व, के गहराई चलती रहे, इन दिखाना चाहा है। ये एकांकी दिखाती है सत्ता और क्रूरता से भरी जिंदगी का अंत भी कितना अकेला और दुखद होता है। तो एक कहानी में यह दिखाई गई कि इंसान को जीवन कितनों भी शान शौकत या बहुत बढ़िया रही हो, लेकिन जब जीवन को अंतिम वक्त आओ तो सभी लोगों ने अकेलापन और संघर्ष से जूझना पड़ा है। तो अगला प्रश्न है, मकड़ी का जाला एकांकी की कला और तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा एकांकी लिखी गई मकड़ी का जाला, या एक व्यक्ति है उसका दिमाग में कहीं कहीं का मनोवैज्ञानिक संघर्ष चलता रहे, वह दिखाने को प्रयास करे हुए हैं। इन दो आदमी की बात करी गई, एक यात्री की बात की गई और घर का मालिक का रूप में बात की गई। बात तो वह पात्र नहीं, लेकिन एकांकी में जो ये मकड़ी का जाला दिखाया गया है, ये इंसान के अंदर जो अलग अलग प्रकार की भावनाएं चलती हैं, जिस तरीके से जाला कितना कॉम्प्लेक्स होता है ना, कितना जटिलताओं से भरा होता है, तो उसी तरीके से इंसान की जो भावनाएं हैं, जो उसके मन में संघर्ष चलता रहता है, वो भी उन जटिलताओं के समान दिखाया गया है। जिस तरीके से जो इंसान अपनी भावनाओं के द्वारा अपने जो सामाजिक नियम कायदे से बनाए हुए जाले में फंसता हुआ चला जाता है, ये उसमें दिखाया गया है। तो कला तत्वों के आधार पर समीक्षा करें तो ये जो एकांकी है, इन कथानक बहुत सरल ही, मतलब जो पत्नी वो बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही गहराई से उन्हें दिखाने को प्रयास करे हैं बहुत सरल, लेकिन उनको जो अर्थ निकला वो भावनात्मक, वो मनोवैज्ञानिक रूप से दिखाई पड़ा है।
कि है कि एक यात्री को सुनसान रास्ता पर जा है, तो वो क्या करे भाई, एक बीच में गरावा है, रात को टाइम हो जाता है, एक गरावा बीच में चले जाओ को मायने, अब मायने चले जाओ भाई, उन्हें एक आदमी ने कहा कि भाई गेट खोल कर आ, बोले वो कोई है कि ना, बोले मैं रह सकूँ कि एक दिन शरण लेन करे, तो बोले भाई रह जा। उसको बाद में वो रहना शुरू कर दिया। अब क्या है, जो उसको मालिक थो वो भी अकेले रिया करते, तो दोनों बातचीत करता रही। अब यात्री बार बार जाने को प्रयास करा भाई रात ने कि भाई ठीक है मैं तो इतनी देर रुकूँ, अब मन जाना है। तो वो है जो उसको जो मकान मालिक है वो क्या कर रहा हूँ, रोक लिया बार बार, हाँ भाई थोड़ी देर और बैठ जाओ, अभी तो और बातें कर, अभी तो बात शुरू ही है। तो वो बार बार अपनी बातों में उलझाए रखा है। तो यह चीज़ यह है, यह एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन ये चीज़ में यह कहानी है, इसको अर्थ सिर्फ इतना ही कुनी है। इस चीज़ में यह दिखाई गई है कि यह जो कहानी का जो पात्र है वह हमारे सिर्फ बाहरी पात्रों से नहीं, बल्कि उनका अर्थ भावनात्मक रूप से है, जो जय हमारा मन के अंदर संघर्ष चलता रहे वह एक अंदर दिखाया गया है। जो एकांकी में पात्रों का कोई नाम नहीं है, एक यात्री है और दूसरा कौन है, घर का मालिक है। पात्रों के नाम न होने के कारण वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के प्रतिनिधित्व बन जाते हैं। तो ये कहानी में क्या है कि वह जो पात्र हैं वह पूरी एक व्यक्ति का ही को नहीं बल्कि पूरा समाज का ही के प्रतिनिधि बन जाए हैं। यात्री उस व्यक्ति का प्रतीक है जो वो अपनी राह तलाश रहा है, और घर का मालिक उस शक्ति का प्रतीक है जो इंसान को अपनी बातों में फंसा कर रखा है। तो અહીંયા समझ लो थे पढ़ना चाहो है ना, लेकिन पढ़ कौन पाओ, क्यों, मोबाइल थाने फंसा के रखा है। तो ये वो फंसानो के वो मोबाइल वो आदमी है जो घर को मालिक है, और यात्री कौन होते हो, અહીંયા समझ लो। जो कि है कुछ करना चाहो और मार्ग में आगे बढ़ना चाहो, लेकिन वो मोबाइल थाने फंसा के रखा है ना, અહીંયા वो घर को मालिक है, वो उन बातों में फंसा दे है जीवन में, मतलब वो आगे पढ़ना चाहे लेकिन उन आगे बढ़ने कौन दे रहे है। संवाद की बात करें, बातचीत की बात करें दोनों की, ये एकांकी का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार की तरफ उपयोग किया गया है। तो ये जो बातचीत करी गई है दोनों के बीच में, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवाद सिर्फ बातचीत के लिए नहीं भाई, यह बातचीत करी गई, या संवाद सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करे गए हैं। कि भाई मनोवैज्ञानिक रूप से उसको इस्तेमाल करे गया है कि घर का मालिक अपनी बातों से यात्री को भ्रमित करता है और उसे जाल में फंसाता है। तो इनके दिखाया गया है कि बार बार वो यूँ बातचीत कर करके उन बार बार जानो चाहे लेकिन उनके अपने जाल में फंसा लिया है। संवादों का प्रतीकात्मक और रहस्य का भाव है जो एकांकी में तनाव पैदा करता है। संवाद में जो प्रतीक है, प्रतीका को जो रहस्य को भाव है वो एकांकी में के तनाव पैदा करे एक दूसरा के प्रति। देश काल की और वातावरण की बात करें, एकांकी का वातावरण बहुत ही रहस्यमय, और जो एकांकी है ना, या इको जो वातावरण है, इको जो कहानी है वो कहानी में क्या है, वो जो यात्री है वो डर है, क्यों उन डर लाग बोक रहे भाई मैं तो घर में अकेला हूँ और यो मन जान भी कौन रही हो। तो यही है कि इंसान है वो कुछ प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन जीवन में उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको हर वक्त उलझाए रखती हैं और उसको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। मकड़ी का जाला क्या एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक जालो जो यात्री को फंसाए रखता है। तो मकड़ी को जालो है क्योंकि एक भौतिक जीवन ही नहीं, स्थान ही नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से इंसान का मन में चलने वाली भावनाओं का जाला है, जो उस यात्री को या जो इंसान है, जो एक आम जीवन में कोई भी व्यक्ति है वो इस जाल में फंसे रहे भौतिकता में कि वो आगे कौन पढ़ पाओ। तो कोई भी इंसान देख लो, अब चाहे स्टूडेंट की लाइफ में मोबाइल ही देख लो, इस पढ़ना तो चाहो लेकिन आदमी बार बार होकर जाल में फंस तो चले जावा है। अगले वाले की बात करें उद्देश्य, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य आधुनिक इंसान के मनोवैज्ञानिक जाल को दिखाना है। तो यह जो एकांकी है को मुख्य उद्देश्य यही है कि जय इंसान मनोवैज्ञानिक अपने जाल में फंस जाए है, उसी हिसाब से लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि इंसान कैसे अपनी ही मानसिक उलझनों और दूसरों की बातों के जाल में फंसता चला जाता है। तो यह दिखाया गया है कि कया इंसान है वो अपने मानसिक उद्देश्य से का अंदर फंसता चले जाए और कैसी मानसिक उलझनों और दूसरों की बातों के जाल में फंसता चला जाता है। तो यही दिखाने को प्रयास करे गए है कि इंसान कहीं भावनात्मक रूप से जो उलझन ही या दूसरा की जो बात ही उनमें फंसता चले जाए और अपनी जो खुद न करना चाहिए वो कदे जीवन में कौन कर पावा। एकांकी यह हमें सोचने के मजबूर कर देता है कि आसपास और हमारे अंदर भी कई ऐसे मकड़ी के जाले होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो काफ़ी बार थे पढ़ना चाहो है ना, लेकिन थारे अंदर कई बार का विचार आ जाए कि थे एकदम नकारात्मकता को शिकार हो जाओ और जो करना चाह रहे हो वो कौन कर पाओ। तो यही चीज़ दिखाई गई है कि हम काफ़ी बार हमारे समाज में हमारे आसपास की परिस्थितियाँ हो जाती हैं, काफ़ी बार हमारे मन के अंदर भी ऐसे अंतर्द्वंद होते हैं जिससे हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
निष्कर्ष की बात करें तो मकड़ी का जाला अपनी कलात्मकता के कारण एक सफल एकांकी है। तो मकड़ी का जाला है यह के अपनी कला का मामला में बहुत ही शानदार एकांकी है। लेखक ने कथानक, पात्र और संवाद जैसे कला तत्वों की कुशलता के साथ उपयोग कर एक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक एकांकी रचना की है। तो मकड़ी को जालो है यह एक कलात्मक रूप से बहुत ही बढ़िया एक सफल एकांकी है, जिम लेखक के करे कथानक, पात्र और संवाद जैसे कला तत्वों को कुशलता के साथ प्रयोग किया। मतलब इतनों बढ़िया तरीकों प्रयोग करियो और उन्हें समझाने की प्रयास करिए कि हर व्यक्ति उन बहुत अच्छे से समझ पाए और यह भी समझ पाए कि लेखक का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक रूप से चीज़ां न समझाने को है। ये एकांकी आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये इंसान के मन की आज़ादी और उलझनों को खो जाने की समस्या को दिखाता है। तो इंसान एक तरफ तो यह चीज़ है कि वो कुछ पाना चाहे, आज़ादी प्राप्त करना चाहे, लेकिन वो कुछ ना कुछ कदे अपनी भावनात्मक रूप से फंस जावे है, कदे समाज की परिस्थितियाँ से फंस जाए। तो यह थी आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3। मैंने इन दोनों को रिवाइज करा दिया और बाकी का आपको पार्ट 2 में रिवाइज करा दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इतना वीडियो देख भी नहीं पाओगे। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने आपको रिवाइज करा दिया, बाकी का अगले पार्ट में रिवाइज करा दूंगा। धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।